गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे परमाणु संरचना के बारे में, कक्ष, फिर कक्षक की आकृति, है ना। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या किसी एक परमाणु में क्वांटम संख्या उसकी पहचान है। तो क्वांटम संख्या से हमें क्या पता चलता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति, उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, या उसका अभिविन्यास कैसा है ना। ये सारी चीजें हमको किस चीज से पता चलती है? क्वांटम संख्या से। तो क्वांटम संख्याएं वास्तव में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के स्तर को प्रदर्शित करती है। अब क्वांटम संख्या के द्वारा हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की आकार, आकृति और अभिविन्यास के बारे में पता चलता है। अर्थात क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिससे हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की आकृति यानी शेप, आकार, मतलब साइज तथा अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी मिलती है। से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन में जो उपस्थित ऊर्जा है, वह ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का क्या आकार है, क्या शेप है, क्या साइज है और क्या ओरिएंटेशन है, इन सारी चीजों के बारे में जिन संख्याओं से हमें पता चलता है, इन संख्याओं को कहा जाता है क्वांटम संख्या। क्वांटा, जैसे मैंने कल बताया था, पिछले कालखंड में बताया था, क्वांटा यानी ऊर्जा का, जिसके द्वारा ऊर्जा चलती है, क्वांटा के समूह के रूप में ऊर्जा चलती है ना। तो क्वांटा क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स हैं जो कंटिन्यूअस ना होकर के, सतत ना होकर के विविध होते हैं। अब क्वांटम संख्या में इनके प्रकार, तो क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं किसे कह रहे हैं, ये समझ में आ गया? मतलब क्वांटम संख्या क्या चीज है? क्वांटम संख्या ऐसी संख्या है जिससे हमें, जहां पे इलेक्ट्रॉन है, वो उस परमाणु की साइज, उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन की मतलब परमाणु की साइज, परमाणु का शेप, है ना, और उसका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। तो अब पहली क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इस मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। n मुख्य क्वांटम संख्या को
n से। मतलब एक बात और फिर से बोलती हूँ, जो क्वांटम संख्या है वास्तव में परमाणु के बारे में बताती है, परमाणु की जानकारी दे रही है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, उनकी व्यवस्था की जानकारी देती है ना। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्ष में होंगे, आकार कैसा होगा, आकृति कैसी होगी और अभिविन्यास कैसा होगा, इन सारी चीजों की जानकारी देते हैं। तो इसमें पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। यह मुख्य क्वांटम संख्या साइज के बारे में पता चलता है इससे। साइज, आकार कितना बड़ा है ना, उसका आकार कितना बड़ा है, यह किससे पता चलेगा हमको, मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलता है। तो नाभिक के जितना पास होगा वह कक्ष उतना ही, कक्षक कैसा होगा, उतना ही छोटा होगा, है ना। अपने को मालूम है ना कि जो भी कक्षक या जो भी कक्ष नाभिक के पास होगा उसके पास उतनी ही कम ऊर्जा होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाएगा। तो n का मान बढ़ते जाएगा। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी साइज भी बढ़ रही है। जब साइज बढ़ेगी तब n का मान बढ़ेगा तो साइज तो बढ़ेगी, है ना। इसको भी वही सूत्र के आधार पे हम निकाल सकते हैं, 2n² के आधार पे। ये कल मैं आपको बता चुकी हूं। इसके बाद आता है कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैं आपको क्वांटम संख्या पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना सिखाऊंगी। तो दूसरी क्वांटम संख्या होती है जिसको कहा जाता है द्विगंशी या एजीमुथल क्वांटम संख्या। द्विगंशी या एजीमुथल क्वांटम संख्या। इसको L से शुरू करते हैं, स्मॉल ना, स्मॉल n, ठीक है। स्मॉल n से शो किया मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल l से शो किया द्विगंशी या एजीमुथल क्वांटम संख्या। यह किसके बारे में बताती है, यह शेप के बारे में बताती है, आकृति। ये तो हो गया आकार, अब इसमें हो जाएगा शेप, आकृति जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा, आकृति के बारे में बता रही है। मतलब यदि L का मान जैसा भी आ रहा है, यदि L का मान अगर 0 आता है तो वह S उपकोष को प्रदर्शित करता है। L का मान अगर 0 होता है तो यह S उपकोष को प्रदर्शित करता है, और S उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, S कक्षक, है ना। यदि L का मान 0 और 1 दो है, अगर 1 है, मान लीजिए L का मान क्या है, 1 है, तो यह P कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है। P कक्षक, इसका शेप मैंने बताया था कैसा होता है, डम्बल शेप है। तो यदि S कक्षक है तो आकार हो जाएगा गोलाकार, यदि P कक्षक है तो आकार डबल शेप, यदि D कक्षक है, अगर L का मान हो गया 2 तो होता है D कक्षक, और ये हो जाता है डबल शेप। इसके बाद L = यदि 3 है तो F, ये इसका आकार अनिश्चित है ना। तो क्वांटम संख्याओं के द्वारा, द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा हमें शेप की जानकारी मिलती है। अर्थात इससे क्या पता चलता है, इससे आकृति की जानकारी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी इसी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा ही किस चीज को भी हम ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
द्विगांशी क्वांटम संख्या के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है ना। अब जैसा नाभिक के पास वाला कक्ष है उसके पास ऊर्जा कम है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाएगा। तो जो एस कक्षक होता है उससे अधिक ऊर्जा किसके पास होगी? पी कक्षक के पास होगी। पी कक्षक से भी ज्यादा अधिक ऊर्जा किसके पास होगी? डी के। और सबसे अधिक ऊर्जा होगी एफ कक्षक के पास, क्योंकि यह सबसे दूर का कक्षक है, नाभिक से सबसे दूर है। ठीक है, आया समझ में ये? तो ये हो गया द्विगांशी क्वांटम संख्या। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और यह अभिविन्यास के बारे में पता चलता है इससे। ये चीज आपको जानना ज्यादा जरूरी है कि हमको किस क्वांटम संख्या से किस चीज की जानकारी होती है। जैसे बताया, मुख्य क्वांटम संख्या से साइज की कितना बड़ा है, अर्थात उसमें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षक की संख्या उतनी ही अधिक हो जाएगी। द्विगांशी से दिशा, शेप पता चल रहा है, आकृति पता चल रही है, शेप पता चल रहा है ना। साथ में इसकी दिशा के बारे में भी ज्ञान होगा। px है x एक्सिस पे, py है y एक्सिस पे, और pz है तो z एक्सिस पे, मतलब दिशा उसकी उस ओर होगी, है ना। तो दिशा के बारे में भी हमको द्विगांशी क्वांटम संख्या से जानकारी प्राप्त हुई। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमको किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? अभिविन्यास के बारे में। इससे दो प्रभावों की और व्याख्या की जा सकती है। एक होता है जीमन प्रभाव, जीमन प्रभाव, और दूसरा होता है स्टार्क प्रभाव। जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, इन दोनों की भी व्याख्या की जा सकती है। तो मान लीजिए कोई स्रोत है, अगर स्रोत का चुंबकीय क्षेत्र में स्प्लिटिंग हो रही है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। कैसा स्पेक्ट्रम बन रहा है? रेखित स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो यह अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस प्रभाव को हम बोलते हैं जीमन प्रभाव। और यही अगर विद्युतीय क्षेत्र में स्प्लिटिंग होती है, स्पेक्ट्रम हमको विद्युतीय क्षेत्र में अगर प्राप्त हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। ठीक है, तो ये जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव के बारे में हमको किससे पता चलता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा, है ना। इसके लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ना, इसके लिए मान भी निश्चित होता है। n का मान होता है 2l+1, यह इसका मान होता है ना। और इसके आधार पे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान ज्ञात कर सकते हैं। उसको भी अभी मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगी। इसके बाद चौथा, चक्रण क्वांटम संख्या। चौथा, चक्रण या स्पिन, घूमना, चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या जिसको हम S से डिनोट करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या से हमको क्या पता चलता है
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने अक्ष में भी घूम रहे हैं। जैसे पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के, है ना। तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, साथ ही साथ पृथ्वी अपने एक्सिस में भी घूम रही है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और साथ ही साथ अपने एक्सिस में भी घूमते हैं। तो ये किस तरीके से घूमते हैं? या तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। यदि घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो कहलाएगा क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर चक्रण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये चक्रण क्वांटम संख्या, इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन के घूमने की गति पता चलती है। चक्रण क्वांटम संख्या का चुंबकीय आघूर्ण अगर शून्य हो जाता है, नहीं चक्रण का नहीं, अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या का चुंबकीय आघूर्ण अगर शून्य हो जाता है तो वह प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है ना। और अब चलो, अब ये इतना समझ में आया क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। अब परीक्षा में भी जैसा पूछा जाता है क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना, तो अपन क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। चारों प्रकार याद है? मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित किया, इस चीज को याद रखेंगे। n यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जो क्या बताएगी? साइज के बारे में बताएगी। दूसरा द्विगंशीय अज़ीमुथल क्वांटम संख्या, L से प्रदर्शित करेंगे, ये शेप के बारे में बताएगा। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह अभिविन्यास बताता है ना, m से डिनोट करते हैं। साथ में और क्या बताता है? वस्तु का जो पदार्थ है ना, उस पदार्थ का चुंबकीय गुण भी बताता है, और ये दोनों प्रभाव के बारे में भी बताता है। और साथ में चौथा चक्रण क्वांटम संख्या, यह उसका इलेक्ट्रॉन के दिशा के बारे में बताएगा। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्कर लगा रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमको किसी एक क्वांटम संख्या का मान मालूम है, तो हम अन्य क्वांटम संख्याओं के मान कैसे ज्ञात करेंगे। यदि मान लीजिए आपको दिया गया है n बराबर 2, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो आपको अन्य क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या यदि 2 होती है तो उसके बाद कौन सी क्वांटम संख्या आती है? अज़ीमुथल L। इसके भी 2 मान होंगे, इसके 2 मान होते हैं 0 और 1। ठीक है, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके जिस मान पे ये खत्म होता है उससे ही चलेगा, ऋणात्मक और धनात्मक। तो -1, 0 और +1, ये हो गए किसके मान? चुंबकीय क्वांटम संख्या के। इसके पश्चात चक्रण क्वांटम संख्या, प्रत्येक में मैंने बताया था एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, और इन इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन, इनका दिशा, किस दिशा में गति करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए भी 2 मान होंगे, +½ क्लॉकवाइज दिशा में और -½ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, है ना, +½ -½ और इसके भी हो जाएंगे 2 मान,
प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? दूसरे वाले यदि n का मान 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये अगर हमको मुख्य क्वांटम संख्या का मान मालूम है तो आप अन्य क्वांटम संख्याओं के मान भी ज्ञात कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, किस दिशा में है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। n = 3। चलिए बताइए l बराबर क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम संख्या के मान कौन कौन से होंगे? 3 मान होना चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या n = 3 है तो कितने मान होंगे? 3। कौन कौन से होगा? 0 1 और 2। ये हो गया 3 मान। अब इसके बाद m जिस पे समाप्त हुआ है ना, इसके लिए -2 -1 फिर 0 फिर +1 और फिर +2। ठीक है। इसके बाद s, इसके लिए +½ -½ इसके लिए भी +½ -½ इसके लिए भी +½ -½ और इन दोनों के लिए भी। एक 2 3 4 5 कहाँ से लिख रही थी? हाँ ये 1 2 3 4 और ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बोलो जल्दी। 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। मैंने यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अलग से +½ लिखा -½ लिखा, या आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, +½ और -½ अब इससे हमको, मैंने आपको बताया था किस किस चीज की जानकारी होती है। इससे हमको जानकारी होती है कक्षकों के बारे में। तो n = 2 का मतलब होता है उसमें कितने कक्ष होने चाहिए? कितने कक्षक होंगे? 2। ये नाभिक, इसके बाद का ये पहला और ये दूसरा। ठीक। l शेप पता चलता है तो ये s उपकोष के लिए होता है 0 और 1 होता है p उपकोष के लिए। तो इसका शेप तो हो गया गोल और इसका शेप हो गया डंबल शेप। अब डंबल शेप में भी px होगा, py होगा या pz, किस दिशा की ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अपने को पता चल जाएगा। इसके बाद फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे क्या पता चल जाएगा? उसका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास कैसा है वो पता चलेगा। साथ में कौन से प्रकार का गुण प्रदर्शित कर रहा है, क्या वो चुंबकीय गुण है, अगर वो अनुचुंबकीय प्रकृति का है कि वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, तो हमको चुंबकीय गुण का भी पता चलेगा। और S ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये भी हमको पता चल जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी। अब एक और चीज, एक एग्जांपल और बता रही हूं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की, एक क्वेश्चन मान लो आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन की L का मान 3 है। यदि L का मान 3 है तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताइए। यहां पे L का 0 1 और ये 2, 3 मान हो गए। ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है 2p4, अगर ऐसा दिया जाए तो आपसे ये कहा जाए कि इसमें क्वांटम संख्याओं के बारे में बताइए। आप बता सकते हैं। ये होता है 2, क्या चीज है? मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी हो गई? मुख्य क्वांटम संख्या। तो ठीक है। इसके बाद p यानी L का मान कौन सा हो गया? 1, ये हो गया L का मान। और फिर 4 यानी ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? चौथा इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इसके मान देखेंगे,
ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको भरने का नियम अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, है ना। तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी हम ज्ञात कर सकते हैं, -12 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वांटम संख्या का अगर मान दिया गया है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया गया है, तो बाकी सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटम संख्या है, क्या उसका शेप होगा, क्या साइज होगी, कितना नाभिक से उसकी दूरी होगी आदि का। तो क्वांटम संख्या के बारे में अपन ने पढ़ा। अब हमको कोश उपकोश में इलेक्ट्रॉन के वितरण के नियम पढ़ने हैं, है ना। कोश में उपकोश में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होगा, तो इसके लिए कुछ नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है पाउली अपवर्जन का नियम। नियम में कौन सा नियम पढ़ना है हमको? पहला है पाउली अपवर्जन का नियम। पाउली पाउली अपवर्जन का नियम। एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। यह नियम दिया था पाउली ने। क्या नियम था उनका? किसी एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। होती है ना। मतलब तीन क्वांटम संख्याएं तो एक समान हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अलग होती है। इस पाउली अपवर्जन के नियम से हमको एक बात यह भी पता चलती है कि किसी एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि वो एस कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी कक्षक है तो 10 और एफ कक्षक है तो अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या बता रहा है कि किसी भी एक परमाणु में अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या एग्जांपल लूं? n, अगर n इज इक्वल टू हम मान रहे हैं 2 और इसमें l क्या हो जाएगा? l अगर मान रहे हैं 0 और 1 दोनों है, 1 ले लिया है ना, तो m का मान भी क्या आ जाएगा? -1, 0 या +1 आ जाएगा। लेकिन जो स्पिन है क्वांटम संख्या, यह या तो +12 होगी और या फिर -12 होगी। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, और इसमें अधिकतम किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में भी पता चलता है ना।
दूसरा आप बाऊ का नियम। आप बाऊ का मतलब होता है बनाना, बिल्टअप करना, निर्माण करना। तो आप बाऊ का नियम के आधार पे आप बाऊ का नियम, आप बाऊ जैसे बताया मैंने, निर्माण करना। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब पहले अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भरेगा कि कम ऊर्जा वाला? पहले ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा का बढ़ता क्रम यानी पहले कम ऊर्जा वाला, तो पहले कौन सा कोश भरा जाएगा? जो नाभिक के सबसे पास है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, है ना। उसके बाद वाला कोश भरेंगे, फिर और आगे, अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ते जाएगी तो ऊर्जा भी बढ़ते जाएगी। तो इसको जो ऊर्जा का स्तर है, उस ऊर्जा को स्तर ज्ञात करने के लिए अपन आरेख बना लेते हैं और आरेख के आधार पे ज्ञात कर सकते हैं कि किसके पास कम ऊर्जा है या कहाँ पे अधिक ऊर्जा है। तो जैसे कि बताया, एस उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये 1s, 2s में 2p भी होता है, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तीसरा 3s, 3p और 3d। ये जो संख्या मैं लिख रही हूं, ये 1 से लेकर के, जैसे 1 से 6 तक, 1 से 10 तक, है ना। और इसके बाद फिर 4s, 4p, 4d और 4f। f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बढ़ते बढ़ते 14 इलेक्ट्रॉन तक पाए जा सकते हैं। अब इसको बनाना है आरेख। कैसे बनाएंगे? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम को हमको बनाना है, तो हम यहां से ये पहले चल रहा है, यहां से ये मुड़ा, ये आ गया 2s, फिर यहाँ से ये चला तो ये आएगा 2p में, फिर इसमें, फिर यहाँ से चला, किस तरीके से बिल्डअप करना है इसको। एक एरो वाली लाइन जो है ये इसके साथ साथ चल रही है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम देख रहे हैं, है ना। इसके बाद इन दोनों के 1s और 2s के बीच में से एक लाइन हमने खींच दिया, ये इधर गया और वापस ये। तो पहले अब हम चले यहां से, सबसे पहले कहां पे है? 1s में है, ठीक है। 1s के बाद फिर किधर आया? ये गया और ये आ गया, 2s में आ गया। फिर 2s के बाद फिर ये इधर जा रहा है और इसके बाद फिर ये आ रहा है, किस पे आया? 2p में, 2p। 2p के बाद किस में आया? 3s, 3s और 3s के बाद इधर से ये गया, 3s के बाद फिर ये कहाँ आया? 3p में आया, 3p। और 3p के बाद किस में आया?
4s में आया है ना। 3p इसके बाद किस में आ रहा है, 4s में आ रहा है। तो 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर ये इधर गया ये, और ये कहाँ आया, 3d में। 3d में, 3d के बाद किस में आ रहा है, 3d से आया ये 4p में, 4p में, और 4p के बाद आएगा 5s में, है ना। तो अगर हम ऐसे सामान्य रूप से बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसा होना चाहिए अगर हम क्रमशः लिखेंगे तो। लेकिन होता क्या है, आप बाव ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे रखे जाते हैं। तो आप ये देखिए 1s में, 2s में, 2p में और 3s, 3p तक तो बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। लेकिन 4s की जो ऊर्जा होती है ये 3d से कम होती है ना। 3d के पास अधिक ऊर्जा है, 4s के पास कम ऊर्जा होती है। इसीलिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 3d में भरेंगे। वैसे ही 3d के बाद 4p में, तो जो क्रम था, जैसा हमारे यहाँ पे क्या क्रम होना चाहिए था, 3 के बाद 3p के बाद 3d आना चाहिए। लेकिन आपबाउ के नियम के आधार पे कहाँ क्या आ रहा है, 3d के बदले 4s पहले आ गया है। तो ये 4s पहले क्यों आया है, क्योंकि 4s के पास जो ऊर्जा है वह 3d की ऊर्जा से कम है ना। तो आपबाउ ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे व्यवस्थित होते हैं। अब कोई भी अगर आपको तत्व दिया जाए तो उसके उपकोष या कक्षक के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। वो भी लिखना मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आपको बताऊं हुंड का नियम। तो ये आपबाउ का नियम समझ में आया। नियम का आरेख बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरीके से लिखिए, 1s लिखा, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, इस तरीके से आप लिखते चलिए, है ना। 5s 5p 5d, इसके बाद 5f, 6s 6p 6d 6f, उसके बाद कुछ नहीं है ना, f तक ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो 6 के बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 7s में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अब आपको जब बनाना है आरेख तो आप इन दोनों के बीच में इस तरीके से काटिए, बीच में एक रेखा और करते जाइए, तो आपका आरेख बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें और इसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको, 1s और 2s। इसके बाद फिर 2p में ये दो 2p और 3s, इसमें 3p 4s, इसके बाद फिर यहाँ 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, इस तरीके से क्रम से बढ़ते जाएंगे। ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक कक्षक, इन दोनों में दो दो कक्षक, फिर 3 कक्षक। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, बिल्टअप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे हुंड का नियम। अगला नियम है हुंड का बहुलता नियम। हुंड ने क्या नियम दिया था, समान ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन
तब होगा जब आगे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी खाली स्थान ना बचे, है ना। किसके लिए है ये? समान ऊर्जा वाले कक्षक के लिए। समान ऊर्जा वाले कक्षक में युग्मन यानी पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर में पाए जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सभी बताया था, है ना। एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्षक में। तो युग्मन तभी होगा जब क्या बोलना चाहिए, जब उनके लिए इलेक्ट्रॉन का कक्षक खाली ना हो। तो होर्न का नियम, होर्न ने क्या बताया था? ये बताया कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में युग्मन या पेयरिंग तभी होगी जब उनके लिए कोई इलेक्ट्रॉन का कक्षक खाली ना हो। जैसे पी कक्षक के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं। पी में मैंने आपको बताया px, py और pz 3 कक्षक है ना। तो हमको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा px वाले में। इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? py वाले कक्षक में भरेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन pz वाले कक्षक में भरा जाएगा, सॉरी pz वाले कक्षक में भरा गया, है ना। इसके बाद जब ये भर गए, अब कोई खंड खाली नहीं है, कोई कक्षक खाली है क्या? तीनों कक्षक भर गए। अब इसकी पेयरिंग होगी, तो ये भरेगा, फिर ये भरेगा और उसके बाद फिर ये भरेगा, है ना। तो होर्न ने क्या बताया था? होर्न का नियम ये था कि समान ऊर्जा, अब इन तीनों की ऊर्जा तो लगभग एक समान है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक में पेयरिंग तभी होगी जबकि उनके इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी कक्षक खाली ना हो, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, कक्षक खाली ना हो। जैसे अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं, उदाहरण अपन ले लेते हैं। क्या लोगे? कोई एक तत्व बोलो, कोई भी तत्व का नाम बताइए जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात हो। बताइए। कार्बन, कार्बन, ठीक है। इसका परमाणु भार होता है 12, परमाणु क्रमांक होता है 6। मतलब नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। पूरा भार नाभिक में होता है, अर्थात 12 भार होना चाहिए। कितना कितना होगा? हाँ, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गए। ये तो नाभिक हो गया, पूरा भार हो गया। हमको पता है परमाणु उदासीन है, तो परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 6। प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य माना जा सकता है ना। इलेक्ट्रॉन का भार इतना कम होता है कि हम इस भार को नगण्य मान सकते हैं। मतलब 12 ग्राम में अगर थोड़ा सा, बहुत छोटा सा कण निकाल दिया जाए, क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन का भार। तो इलेक्ट्रॉन का भार को हम नगण्य मान सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले 1s वाले में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आपबाउ के नियम के आधार पे, तो पहले 1s में भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर आएगा 2s,
उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर आएगा 2p, है ना। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 भर गए, कितने बचे? 2। तो ये 2p वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब ये अबाउ के नियम के आधार पर हमने इसको भर दिया। अब हम इसको हुंड के नियम के आधार पर देखते हैं, है ना। हुंड का नियम, ये इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन ये भरे, फिर इसकी पेयरिंग होगी। ये इसका ये भरा, फिर इसकी भी पेयरिंग होगी। पी वाले में 3 होते हैं ना, कक्षक कितने होते हैं? px, py और pz। तो पहले px में भरा, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? p के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो px में भरेगा और py में। pz के लिए इलेक्ट्रॉन बचे नहीं बचे, है ना। तो ये क्या करेंगे हम? इस तरीके से इसको ये खाली छोड़ देंगे क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स युग्मन किए क्या? पेयर में है? नहीं है। तो इस तरीके के पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, है ना। चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बोलिए कौन सा? क्या? सोडियम। सोडियम परमाणु भार कितना होता है? हाँ, तत्व का नाम बता रहे हो, परमाणु भार भी तो बताओ। परमाणु भार 23, परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन होंगे 11, न्यूट्रॉन होते हैं 12। 11 12 तभी 23 भार आ गया। इसके बाद जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन 11। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। कैसे लिखेंगे? पहले 1s में भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर 2s में आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2। फिर 2p, ये 2 2 4, इसमें अधिकतम 6, 10 हो गया। इसके बाद फिर 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन, है ना। ये अबाउ की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को बता दिया। अब हुंड के नियम के आधार पे पेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो घूर्णन हो रहा है कैसा हो रहा है? स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2s का भी पहले क्लॉकवाइज प्लस हाफ। अगर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या देखें तो क्वांटम संख्या के आधार पर ये प्लस हाफ, ये वाला माइनस हाफ। फिर p वाले के लिए px, py और pz। पहले px में 1, py में 2, pz में तीसरा इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन और ये 6वां इलेक्ट्रॉन। अभी हमने यहां देखा था p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पूरी पेयरिंग नहीं हुई है, ये अपूर्ण है ना, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। यहां पे भी हम ये नहीं बोल सकते कि प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अभी हमारे पास एक और 3s वाला बचा है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर में आया क्या? नहीं। तो ये भी कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय। और ये प्लस हाफ क्वांटम संख्या अगर देखें तो चक्रण क्वांटम संख्या के आधार पे ये हो गया प्लस हाफ, है ना। ये एक और अगर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस हाफ। तो इस तरीके से आज हमने परमाणु संरचना के बारे में नियम पढ़े, क्वांटम संख्या पढ़े, फिर पाउली अपवर्जन का नियम पढ़ा, अबाउ का नियम पढ़ा और हुंड का नियम। पाउली अपवर्जन का नियम क्या था? किसी भी परमाणु के कोई 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होगी, है ना। अबाउ का क्या नियम था? इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे व्यवस्थित होते हैं। और हुंड का क्या नियम है? हुंड का नियम है कि समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली स्थान शेष ना हो।
तो इतना कुछ अपन ने पढ़ लिया। थैंक यू।